हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द प्लांट्स और डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट जो पेज नंबर है दैट इज़ पेज नंबर 28 में जो दिया है सीड जर्मिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, दैट इज़ सीड जर्मिनेशन। अभी यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक अ सुटेबल ग्लास वेसल लाइक अ कोनिकल फ्लास्क और अ बीकर। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, कांच का जो बीकर रहता है वो ले सकते हैं या फिर कोनिकल फ्लास्क ले सकते हैं, और ऐड सम गार्डन सॉइल इन इट and sow some pulse grain in it in a such a way that you can observe them through glass। आपको क्या करना है, सॉइल रहती है गार्डन की सॉइल, तो उसको उस बीकर में या फिर कोनिकल फ्लास्क में ऐड करना है। उसमें कुछ जो पल्सेस है, पल्सेस के ग्रेन्स जो है वो डालने हैं, इन अ सच वे दैट यू कैन ऑब्जर्व देम थ्रू द ग्लास। इस तरह से डालने हैं, सो करने हैं जैसे आप उनको बाहर से, कांच का है इस वजह से आप इजीली उनको नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वाटर इट एवरी डे एंड रिकॉर्ड द चेंजेस। उनको क्या करेंगे आप उनको क्या करेंगे, तो आप उनको वाटर देंगे, पानी देंगे। पल्सेस ग्रेन जो है आपने डाला है तो उसको पानी देंगे, रोज़ उस बीकर में पानी डालेंगे और उनकी जो चेंजेस है वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। सो यहाँ पर बताया है ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द सीड्स एंड ओवरी इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर अंडरलाइन करके ले सकते हैं आप, आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के लिए। सो ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू द डैश एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपको यहाँ पर लिखना है, तब ओव्यूल जो है वो हमेशा किस में डेवलप हो जाता है, सीड में डेवलप हो जाता है, और जो ओवरी है, ओवरी का क्या बन जाता है, फ्रूट्स बन जाता है। सीड फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक्स अप एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सीड से जब ग्राउंड पर पड़ते हैं तब क्या हो जाता है, वो फेवरेबल कंडीशन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन यानी कि क्या, जैसे मॉइस्ट रहेगा या फिर रेनी सीजन आएगा तब जाकर वो सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ द फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म। जाइगोट जो है वो जाइगोट किस वजह से डेवलप हो जाता है, जो एंडोस्पर्म जो है, जो हमने देखा पिछली वीडियो में, तो एंडोस्पर्म की वजह से, एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड जो है वो स्टोर करने का काम करता है। वही फूड जाइगोट के लिए भी यूटिलाइज होता है, और सीड का ये एक पार्ट है एंडोस्पर्म ऑफ द सीड। तो वो एंडोस्पर्म्स जो है वो फूड स्टोरेज का काम करता है सीड में, तो वो जाइगोट के लिए यूज़ होता है। एंड दस न्यू प्लांटलेट इज़ अ फॉर्म एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ सीड जर्मिनेशन। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्म सीड जर्मिनेशन, या फिर सीड जर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप ये बात जो है, ये पैराग्राफ जो है वो उसका यूज़ आंसर लिखते वक्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना देखते हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। अब तक हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस बहुत किया, अभी हमें डिस्कस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे कि कैन यू रिकॉल में आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, which different hormones control the function of human reproductive system through the chemical coordination। अभी ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं थ्रू द व्हाट, केमिकल कोऑर्डिनेशन से। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, दैट इज़ कौन कौन से हार्मोन आते हैं, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड मेल हार्मोन में आप लिख सकते हैं दैट इज़ टेस्टोस्टेरॉन
एक्ट फीमेल हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आर द डिफरेंट हार्मोन्स दैट कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आपको ओवरऑल सारे हार्मोन्स के नाम लिखने हैं। मेल में जो हार्मोन्स है, मेल में तो एक ही हार्मोन है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। फीमेल में FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे जो हार्मोन्स आते हैं वो सभी हार्मोन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी ऑकरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। यानी कि इसका मतलब क्या है, कुछ कौन से हार्मोन हैं या फिर कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं जब ह्यूमन बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, जब प्यूबर्टी आती है या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी जब वो ऑर्गेनिज्म अटेंड करता है, तो कौन से हार्मोन उसके लिए जो चेंजेस लाने वाले हार्मोन्स है उसकी बॉडी में, तो वो उन हार्मोन का नाम यहाँ पर आपको पूछा है, कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से बॉडी में चेंजेस आता है। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी आर टेस्टोस्टेरॉन इन अ मेल एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन अ फीमेल। ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है फीमेल में है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, एंड टेस्टोस्टेरॉन जो है इन केस ऑफ द मेल। जैसे ही मतलब इंडिविजुअल जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करता है, तब ये हार्मोन जो है, इन हार्मोन की वजह से उनकी बॉडी में जो है वो चेंजेस आने लगते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज 18 इन अ गर्ल्स एंड 21 इन अ बॉयज़। 18 जो गर्ल्स में एज रखा है गवर्नमेंट में, ये क्यों रखा है मैरिज के लिए, या फिर 21 जो एज रखा है, मिनिमम 21 तो एज चाहिए बॉयज़ का, ये ऐसा क्यों रूल है, तो इसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनैक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज एज 18 इन अ गर्ल्स एंड 21 इन अ बॉयज़ बिकॉज एट दिस एज गर्ल्स एंड द बॉयज़ बिकम्स अडल्ट। इस एज में गर्ल्स और बॉयज़ क्या हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं, दे हैव डेवलप्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं, एंड दे आर फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू रिप्रोड्यूस। फिजिकली एंड मेंटली बोथ वे से वो रेडी होना ज़रूरी है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो इस एज में ही, इस एज के बाद ही वो रेडी हो जाते हैं, गर्ल्स जो है 18 एज के बाद, और बॉयज़ जो है वो 21 ईयर्स के बाद जो है वो रेडी हो जाते हैं, किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है, मिनिमम एज जो है मैरिज का, वो बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया है, दैट इज वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन दैट मेन हैव XY sex chromosome and women have XX sex chromosome. Reproductive system with a specific organs develop in the body of men and the woman due to these sex chromosomes only. ये बात सही है कि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है X and Y सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेन में रहते हैं, और हमने पढ़ा है कि वुमन में XX क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं और इस वजह से उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। वो क्रोमोसोम उस इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिसाइड करते हैं, वेदर द ऑफस्प्रिंग विल बी द गर्ल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड। अगर XX क्रोमोसोम आते हैं दैट विल बी द गर्ल चाइल्ड, अगर XY क्रोमोसोम आते हैं तो दैट विल बी द बॉय चाइल्ड। सो इस वजह से ये डिसाइड होता है, सेक्स क्रोमोसोम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन इन द सेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर बताए हैं, X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ मैन एंड वुमन। दोनों में आप देख सकते हैं X क्रोमोसोम जो है वो कॉमन है, मेन में भी X क्रोमोसोम रहता है,
और वुमेन में भी एक्स क्रोमोसोम रहता है, सो दे आर प्रेजेंट इन अ बोथ, बट वाई क्रोमोसोम जो है इज प्रेजेंट इन अ मैन ओनली, जो वाई क्रोमोसोम है मेन में ही प्रेजेंट रहता है। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमें यहाँ पर देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस तरह से ये सिस्टम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम करती है, वो हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डायग्राम दी है। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको डायग्राम निकालनी है और ये सारा कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट है, चलिए देखते हैं। दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर दिखाया है, सेमाइनल वेसिकल, ये जो 2 पर्पल कलर की जो ग्लैंड्स है उनको क्या कहा जाता है, सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर दिखाई देती है आपको, वास डेफरेंस, काउपर्स ग्लैंड्स, ये दोनों ग्लैंड्स है काउपर्स ग्लैंड्स, उनको कहा जाता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसमें से यूरिन भी पास होता है, इस वजह से उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा है। एंड इपिडाइडमिस, इपिडाइडमिस जो है वो टेस्टिस के ऊपर जो है यहाँ पर दिखाई देता है, ये जो है वो टेस्टिस कहा जाता है, 2 टेस्टिस रहते हैं। एंड ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। हाँ, सो इजैकुलेटरी डक्ट, ये इस तरह से ये सारे लेबलिंग जो है इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए तो डायग्राम निकाल के ही आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब वो क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है और क्या रहता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, अभी क्या क्या है उसमें, टेस्टिस है, वेरियस डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स, ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। क्या क्या है, टेस्टिस है, अलग अलग डक्ट्स है और अलग अलग ग्लैंड्स हैं। सो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम यानी कि क्या, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें टेस्टिस जो है मेल टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। सो उसको क्या कहा है, स्क्रोटम कहते हैं हम। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमेशा जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहती हैं। अभी उसका भी रीज़न है क्यों ऐसे रहता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ये एब्डोमिन के अंदर रहते तो क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से अगर वो मैच कर जाते हैं 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, हाँ, तो हमेशा जो बॉडी का टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो रुक सकता है। इस वजह से टेस्टिस जो है हमेशा स्क्रोटम में रहती है और स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। टेस्टिस कंटेन्स द न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस यानी कि सीमेन कैरी करने वाले ट्यूब्यूल्स जो हैं या फिर ट्यूब्स जो है वो टेस्टिस के अंदर रहते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल डिवाइड बाय द मियोसिस, जो जर्मिनल इपिथेलियम है, सो वो जो है वो किस तरह से डिवाइड होता है, इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय द मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस से वो डिवाइड होता है टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। और इस वजह से मियोसिस प्रोसेस से आपको ध्यान में रखना है जो स्पर्म्स है वो तैयार हो जाते हैं। दो स्पर्म्स आर सेंड फॉरवर्ड थ्रू द वेरियस ट्यूब्यूल्स, अभी ये जो स्पर्म्स हैं वो क्या किए जाते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र किए जाते हैं अलग अलग ट्यूब्यूल्स के हेल्प से, जो आप यहाँ पर अलग अलग ट्यूब्यूल जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स इज एज, अभी ये ट्यूब्यूल्स का सीक्वेंस आपको अच्छी तरह से लिखना है। यहाँ पर कोई भी वर्ड आपको आगे पीछे नहीं करना, जैसे कि सीक्वेंस जो है यहाँ पर बताया गया है, रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस के बाद वास एफरंस, उसके बाद इपिडाइडमिस, उसके बाद वास डेफरंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इस तरह का जो सीक्वेंस है तो वो सारा सीक्वेंस आपको यहाँ पर लिखना है।
अभी यहाँ पर फर्स्ट जो कंसेप्ट दी है रीटी टेस्टिस, यहाँ पर तो नाम दिया नहीं है आपको टेस्टिस का, रीटी टेस्टिस किसे कहते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो रीटी टेस्टिस एक्चुअल में है क्या? सो रीटी टेस्टिस जो है वो टेस्टिस का इनर पार्ट हम कह सकते हैं। अगर हमने टेस्टिस का सेक्शन ले लिया तो उसमें आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। जो यहाँ पर वास डेफरेंस दिखाई दे रहा है रेड कलर में, सो वास डेफरेंस उसको कहा जाता है। टेस्टिस का अगर हमने सेक्शन ले लिया है वर्टिकल, तो उसमें आपको यहाँ पर ये सारे जो है टेस्टिस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये सारे जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। अभी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो जाकर यहाँ पर किसको मिलते हैं, दैट इज़ ये पार्ट जो है उसको क्या कहेंगे हम, रीटी टेस्टिस। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रीटी टेस्टिस। ओके, और रीटी टेस्टिस जो है वो आगे जाकर वो क्या हो जाता है, किसको मिलता है, दैट इज़ ये इफ्रंट डक्ट जो है वास डेफरेंस। तो ये दोनों है, वास डेफरेंस तो यहाँ पर दिया है, एफरंट जो है वास एफरंट जो है वो यहाँ पर है। तो पहले क्या हो जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सीमेन का प्रोडक्शन हो जाता है। ये ट्यूब्यूल जो है वो सीमेन जो है यहाँ से कैरी किया जाता है। वो कहाँ पर आता है, रीटी टेस्टिस में आता है। रीटी टेस्टिस में कलेक्ट हो जाता है। रीटी टेस्टिस के बाद वो कहाँ पर जाता है, एफरंट डक्ट्यूल्स में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर टेस्टिस का जो फंक्शन है वो होता है। और ये जो है वो बाहर जो है, बाहर की तरफ आप देख सकते हैं इपिडाइडमिस दिया है। इपिडाइडमिस की बॉडी जो है वो इस तरह से रहती है। रीटी टेस्टिस की कंसेप्ट अगर लिखनी है, क्या है एक्चुअली रीटी टेस्टिस, तो कैसे समझ सकते हैं, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूब्स in the testicle that carry the sperm from the seminiferous tubule to efferent duct. seminiferous tubule से efferent duct की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इफ्रंट डक्ट की तरफ कैरी जो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हो गए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो स्पर्म्स को कैरी करने का काम जो है वो क्या किसके मार्फत होता है, तो रीटी टेस्टिस के मार्फत होता है। तो ये रीटी टेस्टिस क्या है, एक नेटवर्क है छोटे से ट्यूब्यूल्स का। तो उसके मार्फत या फिर उसके वे से क्या हो जाता है, वो स्पर्म जो है वो कैरी हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, कहाँ पर, इफ्रंट डक्ट में जाते हैं। तो इस तरह से ये रीटी टेस्टिस की कंसेप्ट है। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि रीटी टेस्टिस क्या है। उसके बाद कौन कौन से रीटी टेस्टिस के बाद वास एफरंस आता है, और उसके बाद इपिडाइडमिस जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है आपको, इपिडाइडमिस जो टेस्टिकल के ऊपर ही यहाँ पर वाउंड हुआ रहता है। इपिडाइडमिस वास डेफरेंस जो है, सो इपिडाइडमिस और वास डेफरेंस जो है उससे टेस्टिकल से हमने देखा डायग्राम में कि वास डेफरेंस जो है वो निकलता है। सो वास डेफरेंस की तरफ जाता है वो स्पर्म्स, और वास डेफरेंस में से इजैकुलेटरी डक्ट जो ये यहाँ पर दिया है इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। इजैकुलेटरी डक्ट से होकर वो कहाँ पर जाता है, तो वास डेफरेंस से होकर ये यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। इजैकुलेटरी डक्ट से होकर यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। तो इस तरह से ये सारा सीक्वेंस जो है ये ट्यूब्यूल्स का आपको अच्छी तरह से लिखना है। पहले आएगा रीटी टेस्टिस, देन वास एफरंस, देन वास एफरंस के बाद इपिडाइडमिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा स्पर्म्स। इपिडाइडमिस के बाद यहाँ से वास डेफरेंस में चले जाएंगे। वास डेफरेंस के बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे। वास डेफरेंस इसे कहते हैं। वास डेफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में आएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट से यहाँ से होकर फिर वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट से बाहर आ जाएंगे। सो एज द स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू द नेक्स्ट, दे बिकम मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। जैसे ये सारा सफ़र जो है टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और जो ये स्पर्म्स हैं वो हमेशा ये पुश्ड होते रहते हैं फॉरवर्ड की तरफ, ऐसे बढ़ते हैं। तब वो जब वो पुश होते हैं फॉरवर्ड की तरफ, तभी वो क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं, मैच्योर्ड होते रहते हैं स्पर्म्स। यहाँ तक आने तक वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट से बाहर निकलने तक वो स्पर्म्स क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। सो एज द स्पर्म्स आर पुश फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू द नेक्स्ट, दे बिकम अ मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। इतना मैच्योर हो जाता है स्पर्म्स की वो
किसी ओवम को क्या कर सकता है, फर्टिलाइज भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो यहाँ पर उन्होंने बताया है सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट्स देयर सिक्रीशन इन द इजैकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, उसका जो सिक्रीशन है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में आपने देखा कि ये जो पर्पल कलर की जो दो ग्लैंड्स दिखाई दे रही है आपको, ये सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, उसका सिक्रीशन भी इसमें किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट में पोर करता है जब यहाँ पर स्पर्म्स आ जाते हैं। Whereas the prostate gland and the Cowper's gland secrete their secretion in the urinogenital duct। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं दोनों जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का जो रोल है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दोनों जो ग्लैंड्स है यानी कि ये कॉपर्स ग्लैंड्स एंड दूसरी जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर दिया है काउपर्स ग्लैंड्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है, ये दोनों ग्लैंड जो है वो काउपर्स ग्लैंड एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, उनका जो सिक्रीशन है वो किस में सिक्रेट करते हैं, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में उनका सिक्रीशन सिक्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दे सिक्रेट देयर सिक्रीशन इन द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सीमेन इज अ फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड द सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड। सभी मतलब सीमेन में जैसे कहा है, सीमेन जो तैयार हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो सीमेन में सिर्फ स्पर्म्स नहीं रहते, सीमेन में ये बाकी के ग्लैंड्स का सिक्रीशन भी रहता है, जैसे कि काउपर्स ग्लैंड हो गई या फिर दूसरी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई या फिर अपनी सेमाइनल वेसिकल है, तो उनका सभी का सिक्रीशंस भी उनके साथ रहता है सीमेन में। सो सीमेन इज अ फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड द सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड। सभी ग्लैंड्स का ये सिक्रीशन भी उसमें रहता है। सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू द पेनिस। पेनिस से, यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में, पेनिस का जो पोर्शन है, यहाँ पर पेनिस का जो पोर्शन है, तो इससे ये जो है सीमेन जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, इजैकुलेटेड आउट थ्रू द पेनिस। पेनिस से वो सीमेन जो है वो बाहर इजैकुलेट होता है, यानी कि बाहर आ जाता है। ओके, सो सीमेन जो है वो पेनिस से जो है वो बाहर निकलता है, बाहर इजैकुलेट हो जाता है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर पेयर्ड। सभी ऑर्गन्स जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है पेयर्ड में है, एक्सेप्ट ये भी याद रखना है यूरिनोजेनाइटल डक्ट ये सिंगल है, पेनिस भी सिंगल है एंड स्क्रोटम ये सिंगल है। यानी कि ये तीन जो सिर्फ ऑर्गन हैं वो सिंगल हैं, बाकी के सारे जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स वो किस में हैं, पेयर में हैं। अभी यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स दिए हैं आपके लिए, तो चलिए वो पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ईच इपिडाइडमिस इज़ अबाउट 6 मीटर। सो हर एक इपिडाइडमिस जो है वो टेस्टिकल के जो ऊपर रहता है, हमने देखा, तो इपिडाइडमिस की लेंथ कितनी रहती है, 6 मीटर की रहती है। सेकेंड जो है, लेंथ ऑफ द स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर। स्पर्म्स की लेंथ यहाँ पर दी है 60 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटा स्पर्म्स रहता है। थर्ड फैक्ट दिया है, दैट इज सच अ स्मॉल स्पर्म्स हैज़ टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर्स व्हाइल पासिंग आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी 60 माइक्रोमीटर का स्पर्म है, उसको इतना डिस्टेंस यानी कि 6.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता है उसको, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलना है तो इस डिस्टेंस ये ट्रैवल करते वक्त ही वो क्या हो जाता है, ऑब्वियसली मैच्योर हो जाता है वो स्पर्म्स। सो मैच्योर स्पर्म्स ही बाहर निकलते हैं हमेशा। स्पर्म्स जो है वो इमैच्योर नहीं रहते, मैच्योर ही रहते हैं, तभी वो जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब सिस्टम से जब बाहर निकलते हैं तो वो हमेशा मैच्योर ही रहते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 6.5 मीटर्स का वो स्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा है। 60 माइक्रोमीटर का स्पर्म्स रहता है और उसको इतना डिस्टेंस 6.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करके जाना पड़ता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताए हैं, स्पर्म्स नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसलिए ऑब्वियसली स्पर्म्स को क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी, क्योंकि इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आने के लिए। सो इट विल रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर दिस पर्पज फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमेन। इस वजह से फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज क्या है, एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही टाइप है जिसे हम शुगर कहते हैं, जैसे ग्लूकोज है,
फ्रुक्टोज़ है, माल्टोज़ है, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मतलब शुगर ही है। तो वो क्या करते हैं, फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्म्स को एनर्जी देने का काम करता है। इस वजह से जो स्पर्म्स है वो उस एनर्जी की वजह से इतना जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर सकता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आने के लिए। तो ये रोल जो है ये फ्रुक्टोज का रोल है। फ्रुक्टोज की वजह से एनर्जी जो है वो स्पर्म्स को मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हमने जाना ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स या फिर उसके लेबलिंग्स किस तरह से आपको देने हैं ये भी हमने देखा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।